कृष्णपुर गांव में एक प्राइवेट स्कूल में विज्ञान शिक्षक के रूप में काम करता था रमेश। इसीलिए अंधविश्वास को वो नहीं मानता था और किसी भी रीति रिवाज का पालन भी नहीं करता था। सिर्फ भगवान ही नहीं, वो कहता था भूत भी नहीं है। चाहे ऋषि मुनि हो या कोई भी, उसे लगता था सब चोर है। इसीलिए घर पे उसके माँ पिताजी शारदा प्रसाद भी उसे ज्यादा कुछ कहते नहीं थे। अगर उन्हें कुछ कहना भी होता था तो उसकी पत्नी अनामिका को वो कहते थे। अपनी पत्नी अनामिका को रमेश बहुत प्यार करता था। वो उसकी बहुत प्रशंसा करता था। वो उसकी जिंदगी थी। कभी कुछ अगर वो मांगती भी थी तो ना कहे हुए वो तुरंत उसे वो देता था। उस दिन रात के 11 बज रहे थे। घर के सारे काम काज खाना बनाने के बाद रमेश के घर आने से पहले ही अनामिका कभी कभी सो जाती थी। लेकिन उस दिन रात के 11 बज गए पर फिर भी वो सो नहीं पा रही थी। वो बगान के पीछे जाके बैठ जाती है और बच्चों के बारे में सोचने लगती है जिनके बारे में शारदा ने बताया था। वो चुपचाप रोती है और उनके बारे में सोच सोच के दुखी होती है। तभी रमेश फोन पे बात करते करते बगान की तरफ पहुंचता है। बगान में अनामिका परेशान बैठी हुई है। ये बात रमेश को समझ में आ जाता है। तुम क्यों परेशान हो अनामिका? मैं समझ गया हूँ, बच्चों को लेकर ना। तुम्हारी ये परेशानी मुझसे नहीं देखा जाता। अगर ऐसी बात है तो गांव में एक तंत्र विद्या जाने स्वामी जी आए हैं। बच्चों की खातिर हम उनके पास एक बार जा सकते हैं ना? उसकी बातें सुन के रमेश थोड़ी देर सोचता है। फिर उसे लगता है कि उसकी पत्नी का विश्वास उसके अंधविश्वास से ज्यादा बढ़ के है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सोचते हैं कि कैसे भी ये सब कुछ वो गलत साबित कर देंगे ताकि अनामिका फिर कभी भी स्वामी जी पे भरोसा नहीं करेगी। ये सोचकर वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात सुन के अनामिका उस रात बहुत चैन से सोती है। अगले दिन वो स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं। फिर वो दोनों उस मायावी शक्तिशाली स्वामी जी के पास जाते हैं जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनकी आंखें भी बंद थी। आओ नवदंपति आओ, मुझे पता है तुम लोग बच्चों के लिए आए हो ना। ऐसा कहते हुए वो अपनी आंखें खोलते हैं। बात तो सच थी, इसलिए अनामिका उत्साहित हो जाती है। प्रणाम कीजिए जी। देखिए, बिना आंखें खोले हुए उन्होंने ये भी बता दिया हम यहाँ पर क्यों आए हैं। देख के तो लग रहा है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है। अरे अनामिका, इसमें ना ही कोई मैजिक है और ना ही कोई आश्चर्य की बात है। इसमें बस लॉजिक है। मैं कह रहा हूँ, सुनो। तुम्हारी चूड़ियों की आवाज, तुम्हारी पायल की आवाज, जब हम दोनों चल के आ रहे थे तो उन दोनों से आवाजें आ रही थी। इन दोनों की आवाज सुन के उन्होंने कह दिया कि हम नवदंपति है और कुछ नहीं। अनामिका मान लेती है। स्वामी जी उसे देखे जा रहे थे, बहुत ही कंफ्यूज्ड थे। नवदंपति का मतलब जिनकी नई नई शादी होती है। हमारी शादी तो बहुत पहले हो गई, अब हम नवदंपति कैसे हुए? उन्होंने बच्चों की भी तो बात की है ना। अरे अनामिका, तुम जैसी सीधी सादी महिलाओं के कारण और भक्तों के कारण ही ना ऐसे पाखंडी स्वामी जी बनते हैं। इसमें भी लॉजिक है। हमारे साथ ना कोई बच्चा है, ना ही वो रो रहा है, इसीलिए उन्होंने समझ लिया कि हम जरूर बच्चों के लिए आए हैं। रमेश ने जब ऐसा कहा, स्वामी जी भी मनी मन सोचने लगे, ये आदमी तो मेरा सारा प्लान मिट्टी में ही मिला देगा। मुझे इसके साथ कुछ करना होगा। ये सोचकर वो ऐसा भाव करते हैं कि उन्हें गुस्सा आ गया। चाहे तुम कितना भी विज्ञान क्यों ना पढ़ा लो, लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल अकल नहीं है। तुमने मजाक उड़ाया। अब तुम्हारे बच्चे पैदा तो होंगे पर तुम्हारी पत्नी से नहीं। जाओ। ये देखकर रमेश हंसने लगता है। ये तो संभव ही नहीं है, पर तुम्हारे मामले में ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझे खुल के कह लेना कि मैं पाखंडी स्वामी हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ। ऐसा कह के वो भेज देते हैं। ये सब सुन के रमेश मुस्कुराता है और चुपचाप वहाँ से घर की तरफ चला जाता है। इससे पहले कि रमेश को सारा सच का पता चल जाए, वो स्वामी जी के पास फिर से जाए, स्वामी जी वहाँ से निकल लेते हैं। वो रात खत्म हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह रमेश का पेट फूल के बड़ा हो जाता है। ये देखकर हॉल में बैठी अनामिका कहती है, सासू माँ, पिताजी, आपका बेटा गर्भवती है। 9 महीना एक ही बार में लग गया उन्हें। ये सुन के शारदा और प्रसाद बहुत खुश हो जाते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं और बेडरूम में जाते हैं अपने बेटे रमेश को बधाई देने के लिए। अरे बेटा, तुम्हारा पेट देख के लग रहा है कि तुम्हारे पेट में जुड़वा बच्चे हैं। हाँ शारदा, देख के तो मुझे भी लग रहा है जो लड़का होगा वो मेरे तरह और जो लड़की होगी तुम्हारे तरह। ये सुन के रमेश चिढ़ते हुए कहने लगता है, अरे माँ, बच्चा पैदा करने के लिए मुझे नहीं, तुम्हारी बहू को गर्भवती होना होगा। रमेश की बातें सुन के वो भी रमेश के इस बड़े पेट के बारे में सोचने लगते हैं। फिर अनामिका से पूछते हैं, पिछले दिन जो कुछ हुआ स्वामी जी के साथ, वो सब कुछ वो
खुल के बताती है। फिर तो देख के लग रहा है कि स्वामी जी के पास कुछ मायावी शक्ति है। हाँ माँ जी, उन्होंने जैसे ही कहा रमेश का इतना बड़ा पेट हो गया, मतलब उनके पास जरूर शक्ति है। बेटा रमेश, तुम क्या सोच रहे हो? अजी आप बताइए, कुछ खट्टा खाने को मन कर रहा है, मैं पिताजी को भेजती हूँ, वो बाजार से जाके लेकर आएंगे। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश को और गुस्सा आ जाता है। अनामिका, अपना मुंह बंद करोगी नहीं? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल लेके चलो जल्दी। माँ, पिताजी, लगता है आपके बेटे का प्रसव का टाइम हो गया है, हमें उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाना ही ठीक रहेगा। ठीक है, फिर मैं जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। ऐसा कहकर प्रसाद एम्बुलेंस को फोन लगाते हैं। 10 मिनट में एम्बुलेंस आ जाता है। फिर रमेश को बड़े से पेट के साथ उसे अस्पताल ले जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जलने लगी। माँ जी, वो रमेश को बहुत पहले ही अंदर लेकर गए हैं, अभी तक तो किसी भी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई। मैं भी वही सोच रही थी बहू, कि ना बच्चे की रोने की ना चिल्लाने की आवाज आई। बहुत अंदर है, हो सकता है कि हमें आवाज नहीं आ रही हो। वो तीनों इंतजार करने लगते हैं कि कब डॉक्टर साहब आके खुशखबरी देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। कोई बच्चा नहीं है, आपके बेटे के पेट में गैस था। इससे पहले मैंने इस तरह का केस कभी नहीं देखा। ऐसा कहकर वो डॉक्टर मुस्कुरा के वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर साहब की ये बात सुन के अनामिका और प्रसाद भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। शारदा उन्हें हंसते देख आश्चर्य होती है। फिर प्रसाद आके शारदा को पूरी बात बताते हैं तो शारदा भी हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रमेश आता है। रमेश को देखकर सभी लोग और जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते देख रमेश बाहर निकल आता है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शिवपुर गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे, जिनका एकमात्र बेटा रमेश। इसीलिए उन्होंने कभी भी उसकी बातों को ना नहीं कहा। नौकरी के नाम पर वो दूसरे गांव में चला गया और वहां उसने एक सांवली रंग की लड़की अनामिका से शादी करके उसे घर ले आया। अपनी सांवली रंग की बहू को देखकर शारदा तो दंग रह गई। ये देखकर रमेश कहने लगा, माँ, मेरी पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम हैरान होके देख रही हो? बताओ। बेटा, मेरा मतलब ये है। शारदा को कहने के लिए उसे कुछ शब्द नहीं मिल रहे थे। माँ, इंसान को चरित्र का आवश्यकता होती है, रंग की नहीं। अगर तुम्हें मेरी पत्नी पसंद नहीं है तो बता दो, मैं अलग परिवार शुरू कर लूंगा। जैसे ही बेटे ने कहा कि वो अलग परिवार शुरू कर लेगा, शारदा और प्रसाद को ये बात बहुत बुरी लग गई। वो एक दूसरे का चेहरा देखकर रो पड़े। रमेश ये देखकर कहने लगा, मेरे बातों से अगर दुख हुआ तो मुझे माफ कीजिएगा। बेटा, वैसी बात नहीं है। हमारे लिए ये सांवली लड़की से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी खुशी है। इसका नाम अनामिका है पिताजी। अनामिका बहू के रूप में हमारे लिए ठीक है। हमारा और कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। बेटा, आज से अनामिका हमारी बहू नहीं, बेटी के तरह होगी। हाँ बेटा, तुम अपनी नौकरी देखो। रमेश भी अपनी नौकरी के लिए चला जाता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। वो सांवली बहुरानी की हरकतें ऐसी थी जिसे देखकर सास ससुर का दिमाग ही गर्म हो जाता था। एक दिन शारदा को बर्दाश्त नहीं हुआ और ये बात वो अपने बेटे से कही। बेटा रमेश, तुम्हारी ये सांवली बीवी की हरकतें अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाथ जोड़ के तुम्हें भी नमस्ते और तुम्हारी पत्नी को भी। क्यों माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हो गया? पता नहीं, हमारी ये सांवली रंग की बहुरानी सब कुछ जानबूझ के करती है कि अनजाने में करती है। बस बिना आग लगे पता नहीं ये घर कैसे बचा है। माँ, क्या कह रहे हैं आप लोग? साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा रमेश, उस दिन तुम रोज की तरह जब ऑफिस गए, उसके बाद कुछ ऐसा कांड हुआ। फिर शारदा अपने बेटे रमेश को सांवली बहू अनामिका की हरकतें बताने लगती है। हॉल में सोफे के ऊपर बैठ के सांवली बहू रानी अनामिका टीवी देख रही थी। तभी हॉल में सासू माँ शारदा आती है। बेटा अनामिका, ऐसे बैठ के टीवी देख रही हो? जाके बगीचे में पौधों में पानी दो। श्योर सासू माँ, अभी के अभी जाके मैं पौधों में पानी दे देती हूँ। पौधों में पानी डालने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि बस ऊपर ऊपर पानी गिरे, पौधों के जड़ों तक पानी जाए, समझी? ठीक है सासू माँ।
इतना कह के अनामिका हॉल से बगीचे की तरफ चली गई। वो एक बाल्टी पानी ले ली, साथ ही एक जग लेके वो पौधों में पानी डालने लगती है। एक के बाद एक उसने सभी पेड़ों में पानी डाला। फिर अचानक से उसे संदेह हुआ कि जड़ों तक पानी पहुंच रही है कि नहीं, इसलिए वो एक पेड़ उठा के देखने लगी। पेड़ का जड़ गीला नहीं था, इसीलिए वो बाल्टी में उसे डुबोकर बाहर निकाली। तब जाके पेड़ का जड़ गीला हुआ। इस तरह उसने सभी पेड़ों को बाहर निकाला और बाल्टी में डुबो डुबो के उन सभी के जड़ों को गीला किया। बहू क्या कर रही है ये देखने के लिए शारदा अचानक से बाहर निकल आती है। वो देखी सारे पेड़ मिट्टी से बाहर हैं। ये देखकर शारदा आश्चर्य हो गई। कैसे करके वो खुद को संभाली और थोड़ी ही नाराज हुई। अनामिका, ये क्या किया तुमने? आपने ना कहा सासू माँ कि मुझे पानी पेड़ों की जड़ों में देना है। मैंने वैसे ही किया। पहले पानी डाला तो पेड़ के जड़ों में पानी नहीं पहुँचा, इसीलिए तो मैंने सारे पेड़ों को मिट्टी से निकाल के पानी में डुबोया। आप देखिए तो पेड़ों के जड़ अब गीले हुए कि नहीं। तुम्हें कुछ काम करने को कहने से बेहतर है कि वो काम मैं खुद ही कर लूं। एक काम तुम ठीक से नहीं करती। अगर कहूंगी कि दूध ले जाके फ्रिज में रख दो तो ले जाके तुम अलमीरा में रख देती हो। हाँ सासू माँ, हमेशा हम दूध फ्रिज में ही क्यों रखते हैं, अलमारी में क्यों नहीं रखते? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। अगर मैं कपड़े कहूंगी अलमारी में जाके रखो तो तुम कहोगी नहीं 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 नहीं, मैं उसे फ्रिज में रखूंगी। हमें थोड़ा अलग सोचना चाहिए सासू माँ। आपको पता है ना हम किस सदी में जी रहे हैं। आजकल तुम घर पे हेलमेट पहन के घूम रही हो, पूछ रही हो वड़ा के बीच में शून्य क्यों है, इडली में क्यों नहीं है। तुम्हारी जिद है कि इडली के बीच में शून्य चाहिए। ये क्या है अनामिका? नया युग नई सोच माँ जी। नई सोच नहीं है, पागलपंती है। ऐसा कह के शारदा बगीचे से अंदर की तरफ चली जाती है। अनामिका भी हंसते हंसते वहाँ से हॉल में चली जाती है और बैठ के फिर से टीवी देखने लगती है। ऐसा हुआ बेटा, अगर ऐसा ही चलता रहे तो मैं बहू को कैसे संभालूंगी। ये सब देखकर तो मैं पागल ही हो जा रही हूँ। माँ, मैं उसे समझाता हूँ माँ। ठीक है बेटा, तुम ही उसे समझा के देखो। ऐसा कह के शारदा अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरने लगे। एक दिन शारदा जब किचन में खाना पका रही थी तो सांवली बहू अनामिका सासू माँ शारदा के पास आकर कहती है कि उसे भूख लगी है। सासू माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए ना। देखो बहू, अभी तक खाना पका नहीं है, तब तक जाके बिस्तर पे बैठो और बिस्किट खाओ। खाना मैं पकाती हूँ। ऐसा कहकर शारदा बहू अनामिका को एक प्लेट में बिस्किट देती है। अनामिका वो प्लेट लेके अपने कमरे में चली जाती है। फिर शारदा खाना पकाने में व्यस्त हो जाती है। आधे घंटे के बाद जब खाना पक जाता है तो शारदा अनामिका के बेडरूम में जाती है। वहाँ बिस्तर पे अनामिका नहीं थी। मैंने उसे कहा था कि जाके बेड के ऊपर बैठ के बिस्किट खाओ, अभी वो दिख नहीं रही है बिस्तर पे, अब कहीं कहाँ। ऐसा सोच के वो पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगती है। अनामिका बिस्तर के नीचे थी। सासू माँ, मैं बेड के नीचे हूँ। तुम्हें बिस्तर के नीचे जाके बिस्किट खाने कौन कहा बहू? ऐसा कह के शारदा बिस्तर के नीचे बैठी अनामिका को बाहर खींचने लगती है। अनामिका बिस्तर पकड़ लेती है और शारदा भी उधर से खींचती है। इस तरह वो दिन निकल जाता है। तभी एक दिन शारदा अपने बेटे रमेश से कहती है, बेटा रमेश, बहू अनामिका को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अनामिका के हरकतें, उसकी पागलपंती दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। लग रहा है एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाना ही बेहतर होगा। शारदा की ऐसी बातें सुनकर रमेश इस बारे में सोचने लगता है और आखिर में अनामिका को एक अच्छे डॉक्टर के पास वो ले जाता है।